हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम टू द सेशंस ऑफ लॉ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा रिवीजन टेस्ट पेपर विच इज एप्लीकेबल फॉर योर May 2024 एग्जामिनेशन। एज एग्जाम्स आर नियर, डोंट फियर, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस आरटीपी। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर टू स्मॉल अमेंडमेंट्स। तो सबसे पहले हम अमेंडमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। काफी छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं। पहला अमेंडमेंट आप देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये जो अमेंडमेंट है फ्रेंड्स, ये अमेंडमेंट बात करता है कि इंडियन कंपनीज, कुछ ऐसी इंडियन कंपनीज जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, वो डायरेक्टली फॉरेन मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कर सकती है, ताकि डायरेक्ट सेलिंग करके वो पैसा यहाँ पे ला सकते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिकॉज जब पहले ग्लोबल डिपॉजिटरी एसेट्स का प्रोविजन था, तो बहुत सारे इंटरमीडियरीज उसमें इन्वॉल्व होते थे, लाइक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक्स, ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, ओवरसीज डिपॉजिटरीज, ये सब इन्वॉल्व होकर फिर आप जीडीआर इशू करते थे फॉरेन में। फिर वहां से जो फंड्स आता था, तो बहुत सारा जो है आपके चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। सो इंटरमीडिएट चार्जेस रिड्यूस करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए ऐसा प्रोविजन लाया गया, विच इज अ ग्रेट अमेंडमेंट फॉर इंडियन कंपनीज. So provision is such class of public companies may issue such class of securities for purpose of listing on permitted stock exchange in permissible foreign jurisdiction or other jurisdiction as may be prescribed. जिन कंपनीज को परमिशन मिलेगी, सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज, वो अपनी उन सिक्योरिटीज को जो परमिसिबल है वहां पे लिस्ट कर पाएगी परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इन परमिसिबल फॉरेन जुरिस्डिक्शन। जहां पे अलाउड होगा वहां पे वो फॉरेन मार्केट्स में सिक्योरिटीज को डायरेक्टली लिस्ट कर पाएगी, ताकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो, कॉस्ट रिड्यूस हो. Central government may by notification exempt any class or classes of public companies referred to in subsection 3. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन कंपनीज को एग्जम्प्ट कर सकती है फ्रॉम प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब चैप्टर 3 के प्रोविजन से, दैट इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट. चैप्टर 4 दैट इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला चैप्टर. सेक्शन 89 और 90. सेक्शन 89 है आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाला, सेक्शन 90 है आपका सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, और सेक्शन 127 127 is failure to pay the dividend की punishment. And a copy of every notification shall, as soon as may be after it is issued, be laid before both house of parliament. So basically क्या होगा, ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन सारे सेक्शंस से उन कंपनीज को रिलीव कर सकती है जो फॉरेन मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करने वाली है. बट ये एग्जाम्शन कैसे लाया जाएगा? पहले बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स में ये प्रपोजल प्रेजेंट किया जाएगा, वहां से अप्रूवल आएगी, देन सच एग्जाम्शन नोटिफिकेशन कैन बी इशूड बाय गवर्नमेंट. अभी तक इशू हुई नहीं है. And now there is an amendment in chapter number 7 management and administration, जहां पे आपका कॉन्सेप्ट था बेनिफिशियल इंटरेस्ट का, कि अगर कोई पर्सन जो रजिस्टर्ड ओनर है पर जिसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट ना हो, या कोई पर्सन जो बेनिफिशियल ओनर है बट जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ना हो, वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोगों को एक डिक्लेरेशन फाइल करना होता है कि भाई मैं रजिस्टर्ड ओनर हूं बट बेनिफिशियल नहीं हूं, मैं बेनिफिशियल हूं बट मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं. एक डिक्लेरेशन देना होता है किसी कंपनी को. कंपनी ये डिक्लेरेशन विद इन 30 डेज फाइल करती है रजिस्ट्रार के पास. अब ये अमेंडमेंट बोलता है कि जो आपको बेनिफिशियल इंटरेस्ट फाइल करना होता है रजिस्ट्रार के पास, उसके लिए आप एक शख्स को डेजिग्नेट कीजिए, अपॉइंट कीजिए, आप एक शख्स को उसके लिए डेजिग्नेट कीजिए. वो शख्स कौन हो सकता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी. अगर ये लोग नहीं है तो एवरी डायरेक्टर. सो डेजिग्नेटेड पर्सन शेल बी देयर फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क. और इस पर्सन की सारी डिटेल्स आपको एनुअल रिटर्न जो आप सेक्शन 92 के तहत फाइल करते हैं उसमें लिखनी होगी और आरओसी को बतानी होगी. Every company shall designate a person who shall be responsible for furnishing, extending cooperation for providing information to registrar or any other authorized officer with respect to beneficial interest in shares of company. So beneficial interest से related जो भी information है registrar के पास फाइल करने के लिए एक कंपनी को एक शख्स designate करना होगा. For the purpose of sub rule 4, company may designate a company secretary. अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है तो if there is a requirement of appointment of company secretary under the act and the rules made thereunder. CS ना हो, की मैनेजरल पर्सनल अदर देन सीएस. की मैनेजरल पर्सनल होता है आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ. अगर आपके पास कोई सीएस और की मैनेजरल पर्सनल नहीं है तो एवरी डायरेक्टर कैन बी डेजिग्नेटेड. अंटिल अ पर्सन इज डेजिग्नेटेड, जब तक आप किसी को स्पेसिफिकली अपॉइंट नहीं करते हो तब तक हम इस काम के लिए किसे जिम्मेदार मानेंगे? द फॉलोइंग पर्सन शेल बी डीम्ड टू हैव बीन डेजिग्नेटेड पर्सन. कौन? कंपनी सेक्रेटरी इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस अंडर द एक्ट एंड रूल्स मेड देयरअंडर. मतलब कंपनी ने स्पेसिफिकली अपॉइंट ना भी किया हो तो भी अगर सीएस है तो हम सीएस को जिम्मेदार मानेंगे. सीएस ना हो तो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर इन केस सीएस हैज नॉट बीन अपॉइंटेड. मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सीएस तीनों ही ना हो तो एवरी डायरेक्टर. एवरी डायरेक्टर इफ देयर इज नो सीएस और अ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर. ये पर्सन जो डेजिग्नेट होता है उसकी डिटेल्स हमें एनुअल रिटर्न में फाइल करनी होगी रजिस्ट्रार के पास इन सेक्शन 92. इफ कंपनी चेंजेस द डेजिग्नेटेड पर्सन एट एनी टाइम, अगर आप डेजिग्नेटेड पर्सन को चेंज करते हैं, इट शेल इंटीमेट द सेम टू रजिस्ट्रार इन ई फॉर्म GNL2. इससे क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा GNL2 में, स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल 2014. ठीक है. सो ये है आपके अमेंडमेंट्स, बहुत छोटे छोटे. पहला कि डायरेक्ट लिस्टिंग हो सकती है फॉर द कंपनीज दैट इज प्रिस्क्राइब्ड. दूसरा, एक डेजिग्नेटेड शख्स चाहिए बेनिफिशियल इंटरेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फाइल करने के लिए विद द रजिस्ट्रार.
वो नहीं है अपॉइंटेड तब तक कौन कौन है, सीएस है, सीएस ना हो तो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर है, ये सब ना हो तो एवरी डायरेक्टर इज डेजिग्नेटेड। ओके, यहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन हमें फाइल करनी होगी एनुअल रिटर्न में। जब हम डेजिग्नेटेड पर्सन चेंज करेंगे तो फॉर्म GNL2 हमें फाइल करना रहेगा। सो दीज आर न्यूली इंसर्टेड रूल, मतलब पुराना कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ न्यू चीजें ऐड हुई है। नाउ स्टार्ट सर क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहले केस स्टडी जो है हमारा, जिसके ऊपर हमको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, लेट अस डिस्कस दिस केस। Golden Limited is a listed company which is incorporated in 2013, having its registered office at Delhi and corporate office in Noida. ये जो कंपनी है, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में है। ठीक है, सो रजिस्टर्ड ऑफिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 2013 में। It is registered with an authorized share capital of 20 crore divided in 2 crore equity share of rupees 10 each. The paid up share capital of company is rupees 10 crores divided into 1 crore equity share of rupees 10 each. And company is in construction activities like buildings, roads, etc. ये कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। पेड अप कैपिटल कितनी है इनकी? 10 करोड़ है, जिसमें 1 करोड़ शेयर्स है 10 रुपए ईच के हिसाब से। On 8th January 2022, company incorporated a wholly owned subsidiary, D Limited, which is involved in supplying of construction material like steel, iron, cement, bricks. D Limited एक सब्सिडरी बन के आई 2022 में। होली ओन मतलब पूरा का पूरा कैपिटल डी का जो है वो गोल्डन लिमिटेड के पास है। डी लिमिटेड इलेक्ट्स टू चूज टू प्रिपेयर इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 8 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक। ओके, जनरली कंपनी अगर 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट होती है ना, 1 जन के बाद, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर में खत्म होता है। मतलब अगर यहाँ पे 8 जनवरी 2022 को कंपनी बनी है, तो इनका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होना चाहिए 2023 तक के इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने थे। ऑन 2 जनवरी 2022, Golden Limited incorporated a new wholly owned subsidiary, E Limited, for providing project management consultancy service to its customer or to parent company. Okay, इन्होंने एक और सब्सिडरी बनाई है E Limited। कब? 2 जनवरी 2022। E Limited क्या करेगी? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी सर्विस देगी। On 5th January 2022, Golden Limited, through its subsidiary, E Limited, acquired 100% partnership interest in XYZ company and partnership firm. यहाँ पे क्या हुआ? 5th जन को ई के थ्रू इन्होंने एक फर्म है XYZ फर्म, उसमें भी 100% पार्टनरशिप इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया। किसके थ्रू? अपने सब्सिडरी के थ्रू, गोल्डन लिमिटेड ने। Now E Limited elects to choose its to prepare its first financial statements for period from 2nd January 2022 to 31st March 2023. Now they have followed that first incorporation year वाला थिंग। देखो यहाँ पे आपके पास चॉइस थी। चॉइस ऐसी है कि जब आप 1 जनवरी के बाद कंपनी बनाते हैं, तो आपको 31 मार्च 2022 तक बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर को फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? 2022 तक ही फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया, मतलब जस्ट 2 मंथ्स के इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का डिसीजन लिया है। बट जो ई लिमिटेड है 2 जनवरी को शुरू हुई है, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया? इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम तो इस साल कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, हम तो अगले साल फाइनेंशियल ईयर को एंड करेंगे। सो दैट इज एन ऑप्शन अवेलेबल इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी और एंड कंडक्टेड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 16 अगस्त 2023। ई लिमिटेड ने अपनी एजीएम कब कंडक्ट की? 16 अगस्त 2023 को। On 1st July 2022, the subsidiary company D Limited incorporated a new wholly owned subsidiary F Limited. Okay, क्या हो रहा है? देखो, गोल्डन है, गोल्डन के काफी विंग्स हैं। गोल्डन की एक सब्सिडरी थी डी लिमिटेड, एक है ई लिमिटेड। ई के थ्रू इन्होंने XYZ पार्टनरशिप फॉर्म में भी 100% इंटरेस्ट एक्वायर किया है। डी लिमिटेड की एक और होली ओन सब्सिडरी आ रही है, एफ लिमिटेड। तो सब्सिडरी की सब्सिडरी हमारी भी सब्सिडरी है। ठीक है, कब आ रही है? 1 जुलाई 2022 को। गोल्डन लिमिटेड प्रिपेयर्ड इट्स स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर 21-22, 21-22, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे स्टैंड अलोन, मतलब अपने अकेले के, एंड प्रेजेंटेड बिफोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी ऑन 25 अगस्त 2022 फॉर देयर अप्रूवल एंड सेम वर अडॉप्टेड बाय शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 2 सितंबर 2022। गोल्डन लिमिटेड प्रिपेयर्ड दिस स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड, क्योंकि अब गोल्डन लिमिटेड की सब्सिडरीज हैं, तो इन्होंने स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं 2022-23 में, and presented before board of directors on 20th August 2023 for their approval, and the same were adopted by shareholders in annual general meeting held on 26 September 2023. On the basis of above facts, by applying applicable provision of Companies Act 2013 and applicable rules therein, choose the correct answer 1 out of 4 of the following MCQs given here in under. आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर कंडक्टिंग एजीएम ऑफ ई लिमिटेड। ई लिमिटेड कब शुरू हुई वो आप देखेंगे। ई लिमिटेड शुरू हुई थी 2 जनवरी 2022 को। तो हमें पूछा जा रहा है कि इनकी फर्स्ट एजीएम की लास्ट डेट क्या होगी। तो जब कंपनी बनती है, वहां पे एजीएम का इनका जो केस रहता है वो होता है 9 मंथ्स
फ्रॉम एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। 9 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2 जनवरी 2022 को कंपनी बनी, तो उनका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023 को। ठीक है, क्योंकि रूल क्या बोलता है कि जब कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद बनती है तो उनका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? आने वाले साल के 31 मार्च को, 2023 को। अब उससे हमें क्या करना है? 9 मंथ्स काउंट करना है। 31 मार्च 2023 से 9 मंथ्स आप काउंट करेंगे तो 31 दिसंबर 2023 विल बी द लास्ट डेट। So if we have that option in our answer, let us check. Yes, this is the option. अब यहाँ पे अगर आप चेक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है 31 दिसंबर 2022 का। ये ऑप्शन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकता है कि भाई फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च 2022 को खत्म हो गया और उसके बाद 9 मंथ्स दैट इज 31 दिसंबर 2022। तो ये ऑप्शन को हम इलेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है खत्म होता है अगर 1 जनवरी के बाद कंपनी बनी है तो नेक्स्ट ईयर में खत्म होगा। तो आपका जो नेक्स्ट ईयर का दिसंबर आएगा वो आपकी लास्ट डेट होगी। Now, what is the due date for conducting AGM for Golden Limited for the year ended 31st March 2023? AGM कंडक्ट करने की ड्यू डेट जो है वो क्या है गोल्डन लिमिटेड की ड्यू डेट? अब गोल्डन लिमिटेड की ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी हमें। लेट अस चेक इट आउट। सबसे पहले हमें ये बोला गया है कि इन्होंने गोल्डन लिमिटेड की 21-22 की एजीएम कब हुई थी? 2 सितंबर 2022 को। लास्ट एजीएम हुई थी 2 सितंबर 2022 को। ठीक है, इसके अलावा हमें पता है, देखो लास्ट एजीएम से मैक्सिमम 15 मंथ्स का गैप हो सकता है और करंट ईयर में लास्ट डेट होती है आपकी 30 सितंबर की। एक डेट तो हमें मिल गई 30 सितंबर 2023। इस डेट से अगर आप 15 मंथ्स कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? तो 2 सितंबर 2023, फिर 2 अक्टूबर, 2 नवंबर, 2 दिसंबर। ये आ रही है डेट आपकी 2 दिसंबर 2023। इन दोनों डेट में से विच एवर इज आइडिया। इफ यू आर अवेयर ऑफ द प्रोविजन, एजीएम के लिए लास्ट डेट है 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 15 मंथ्स, मतलब मैक्सिमम गैप बिटवीन टू एजीएम शेल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। तो दोनों कंडीशन हमें फुलफिल करनी है, तो वो तब फुलफिल होगी जब हम इस डेट को सिलेक्ट करेंगे, अर्लियर वाली डेट को। 6 मंथ्स और 15 मंथ्स, जो भी डेट अर्लियर आएगी वो हमारी एजीएम की लास्ट डेट होगी। सो लेट अस चेक इफ वी हैव दैट ऑप्शन। यस, 30th September 2023. The Companies Act 2013 provides that in addition to standalone financial statement, company shall also prepare consolidated financial statement which shall also be presented at AGM. अगर आपकी सब्सिडी या जॉइंट वेंचर है तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने पड़ेंगे। Accordingly, consolidated financial statement of Golden Limited for the financial year ended 31st March 2022 includes the financial statement. 31st मार्च 2022 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास क्या आएगा? तो देखो 31 मार्च 2022 के जो स्टेटमेंट बन रहे हैं, क्या उससे पहले हमारी सब्सिडीज बन चुकी थी? तो आंसर वाज यस। लेट अस चेक द डेट्स। देखो सबसे पहले हमारी सब्सिडी बनी थी 8 जनवरी 2022 को डी लिमिटेड। ठीक है, फिर 2 जनवरी का आया था जिसमें ई लिमिटेड भी बनी थी, ई लिमिटेड। फिर 5 जनवरी को आपका एक पार्टनरशिप इंटरेस्ट भी आपने अक्वायर किया था एक पार्टनरशिप फॉर्म में। तो यस, आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन किस किस का होगा? कंसोलिडेशन इज गोल्डन लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड एंड XYZ पार्टनरशिप फर्म। ये सारा का सारा हमें कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी कंपनीज बन चुकी थी तब। वो पार्टनरशिप फर्म का भी इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया था, डी लिमिटेड भी बन चुकी थी, ई लिमिटेड भी सब्सिडी बन चुकी थी बिफोर 31 मार्च 2022। Companies Act 2013 provides that in addition to standalone financial statement, the company shall also prepare consolidated financial statements which shall also be presented before AGM. यहाँ पे आपको सेम चीज बोली है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसोलिडेटेड भी प्रेजेंट करने हैं। Accordingly, the consolidated financial statement of Golden Limited for financial year 31st मार्च 2023 के लिए पूछ रहे हैं। तो 23 में तो हमारे पास एक कंपनी और आ गई थी। देखो ये एफ लिमिटेड कब आई थी? 25 अगस्त को आई थी शायद। नो 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 नो, आई एम रॉन्ग हियर। एफ वाज अर सब्सिडरी ऑन 1 जुलाई 2022 को बनी थी, मतलब 31 मार्च के बाद बनी। तो आने वाले साल में एफ लिमिटेड की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें ऐड करने पड़ेंगे। सो हियर इफ वी हैव एनी आंसर जहां पे सब कुछ हो, गोल्डन लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, एफ लिमिटेड, यस, so option D will be the correct answer in this case. Please select which is correct option, which is most correct statement. Golden Limited had given the notice for holding AGM in Mumbai on Monday 26 September at 11 AM. देखो मुंबई में तो रजिस्टर्ड ऑफिस था ही नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस था आपका दिल्ली में, तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं लग रहा है। गोल्डन लिमिटेड गिवन नोटिस फॉर होल्डिंग एजीएम इन दिल्ली फॉर मंडे ऑन मंडे 26 सितंबर 2023 एट 11 AM। हो सकता है ये सही, बट पहले आगे पढ़ लेते हैं। गोल्डन लिमिटेड हैड गिवन नोटिस फॉर होल्डिंग एजीएम इन नोएडा ऑन ट्यूसडे 27 सितंबर एट 11। देखो नोएडा आपका कॉर्पोरेट ऑफिस था, तो ये भी सही नहीं है। Golden Limited had given notice for holding AGM in Delhi on Monday 26 September 2023 at 8:30 AM। यहाँ पे सब कुछ बराबर है, बट ये बराबर नहीं है क्योंकि आप एजीएम जो है वो बिजनेस आवर्स में करते हो और बिजनेस आवर आपके 9 AM से 6 PM तक काउंट होते हैं।
मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस, यहाँ पे ऑप्शन बी ही सबसे ज्यादा करेक्ट है। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड केस। OMX Software Private Limited is a private company having its registered office in Bangalore and wholly owned subsidiary of OMX Software Incorporation situated in USA. OMX Incorporation US में है, जिसकी एक wholly owned subsidiary बैंगलोर में है। Mr. Rajat Kapoor, Mr. Shubham and Mr. Peter are director of OMX Software Private Limited. तीन डायरेक्टर हैं इसमें, रजत, शुभम और पीटर। Mr. Rajat and Mr. Shubham are Indian resident while Mr. Peter is non-resident and stays in USA. Mr. Peter is also a director in OMX Software. Okay. तीन लोग हैं हमारे पास, रजत, शुभम एंड पीटर। पीटर बैंगलोर वाली में भी डायरेक्टर है, यूएस वाली में भी डायरेक्टर है। रजत और शुभम सिर्फ बैंगलोर वाली में डायरेक्टर है। Mr. Rajat left India on 2nd November 2021 for the purpose of looking after the business of OMX Software Incorporation. Mr. Rajat came back to India on 12th Feb 2022. रजत इंडिया छोड़कर गए हैं 2 नवंबर 2021 को बिजनेस के लिए। अगर आप इंडिया से बाहर बिजनेस के लिए जाते हो तो आप अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बन जाते हो। फिर he came back to India on 12th Feb to meet his family and left India on 26th Feb 2022 and went back to USA to look after business of OMX Software Incorporation. रजत visited India again on 25 August and stays in India for whole year. देखो, अगर आप एक बार पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बन जाते हो, फिर भले आप वापस इंडिया में आकर पूरे साल रहो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वंस यू आर लिविंग इंडिया, इफ यू आर कमिंग बैक टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और अनसर्टेन पीरियड, तो ही हम आपको वापस रेसिडेंट मानेंगे, अदरवाइज हम आपको पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही मानेंगे। तो केस स्टडी हमें अच्छे से करनी है बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ अ न्यू चैप्टर दैट इज इंसर्टेड इन आवर सिलेबस, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। OMX Software Private Limited had availed consultancy service from a company situated in USA for development of software for purpose of rendering service to its customers situated in India. OMX Software जो है कंसल्टेंसी सर्विस ले रही है यूएस की कंपनी से, इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। देखो, आप कंसल्टेंसी सर्विस लेते हो तो उसमें कुछ लिमिट्स थी। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कंसल्टेंसी लेते हो तो 1 करोड़ की लिमिट थी। अगर आप नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए लेते हो तो लिमिट वॉज 10 lakhs, 10 lakh US dollar, 1 crore US dollar. Mr. Rajat had purchased a residential property in USA on 27th April 2022, which was self-occupied by him for his residential use. Okay. रजत ने यूएस में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है 2022 में, जो वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो यस, जब आप आउटसाइड इंडिया होते हो, PROI होते हो, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो आप बाहर असेट्स प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। व्हेन यू आर ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, यू कैन परचेज प्रॉपर्टीज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हमने पढ़ ली। अब हम सवाल पढ़ेंगे तो समझ आएगा पूछा क्या जा रहा है। Considering the provisions of Foreign Exchange Management Act, which of the following options correctly determines the residential status of Mr. Rajat Kapoor? Residential status हमें पूछा जा रहा है रजत कपूर का। देखो, कोई शख्स को हम रेसिडेंट तब मानते हैं जब वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा हो। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर करंट ईयर के लिए हम उसे रेसिडेंशियल मानेंगे। अब यहाँ पे पहला ऐसा बोला जा रहा है कि मिस्टर रजत कपूर टू बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड फाइनेंशियल ईयर 23-24 सिंस ही स्टेज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। ओके, अगर हम 2022-23 और 23-24 का कैलकुलेशन करें तो मुझे 2021-22 का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेसिस पे मैं 22-23 का रेसिडेंशियल स्टेटस तय करूंगी और इसके बेसिस पे मैं 23-24 का रेसिडेंशियल स्टेटस तय करूंगी। अब सबसे पहले मुझे वापस डेट्स देखनी पड़ेगी कि रजत कपूर ने 2021 2 नवंबर 2021 को इंडिया छोड़ा था, इसलिए बिजनेस के लिए। प्रोविजन बोलता है कि अगर आप इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए जाते हो तो हम आपको पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मान लेंगे। तो जब वो 2 नवंबर 2021 को इंडिया से बाहर बिजनेस के लिए जा रहा है तो 3 नवंबर 2021 से ही मैं उसे क्या मान लूंगी, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। क्योंकि वो पिछले साल PROI था, इस साल तो मैं उसे क्या मानूंगी, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। 22-23 के लिए मुझे 21-22 वाला ईयर देखना पड़ेगा। अब 23-24 के लिए मुझे 22-23 देखना पड़ेगा। 22-23 क्या बोल रहा है, देखो 2022-23 में सबसे पहले हम देखें 12 फेब को वो आया, 26 फेब को चला गया, ये तो 21-22 वाले ईयर में ही हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। अब वो वापस आता है 25 अगस्त 2022 को एंड स्टेज इन इंडिया फॉर होल ईयर। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि वो शख्स अब इंडिया में आया है अनसर्टेन पीरियड के लिए? 25 अगस्त को जब आया है, अनसर्टेन पीरियड के लिए आया है, राइट? तो अगर वो इंडिया में अनसर्टेन पीरियड के लिए आया है, पूरे साल रह रहा है, कब आया वो? 25 अगस्त 2022 को इंडिया में आता है और पूरे साल इंडिया में रहता है। इसका मतलब वो कितने दिन इंडिया में रहा? 5 days of August, then September, then October, then November, then December, then January, then February, then March. Those are the number of days. Let us calculate. 6 days of August, 30 days of September, October,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ऑलमोस्ट 218 डेज जितना वो इंडिया में रहा है। प्रोविजन बोलता है कि अगर आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहते हो, देखो 22-23 में आप कितने दिन रहे हो, 218 दिन इंडिया में रहे हो, तो यहाँ पे मैं 23-24 में आपको क्या मान सकती हूँ, रेसिडेंट, क्योंकि पिछले साल आप 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे हो। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा होगा कि 22-23 के लिए मैंने 21-22 वाले ईयर को देखा जब वो PROI बन चुका था, क्योंकि वो इंडिया से बाहर बिजनेस के लिए गया। तो मैंने 22-23 में उसको क्या माना, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। 23-24 के लिए मैंने 22-23 वाला ईयर देखा जब वो इंडिया में अनसर्टेन पीरियड के लिए आ जाता है और 218 दिन वो इंडिया में रहा है। मुझे तो 182 डेज ही चाहिए प्रीवियस ईयर में, मतलब इस ईयर में वो क्या बन गया हमारे लिए, रेसिडेंट इन इंडिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेल। लेट अस चेक आउट। सो हियर आर फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग कि वो पर्सन दोनों ही साल में रेसिडेंट माना जाना चाहिए, क्योंकि वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता। ठीक है। Second option, Mr. Rajat Kapoor to be treated as non-resident in India for financial year 22-23 since he left India for purpose of carrying business of OMX, क्योंकि वो इंडिया छोड़कर किस लिए गए हैं, बिजनेस के लिए गए, और 23-24 में हमें उसे रेसिडेंट मानना चाहिए। द आंसर इज समवॉट ट्रू। मिस्टर रजत कपूर टू बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट फॉर 22-23 एंड 23-24। Mr. Rajat shall be treated as resident for 22-23 and non-resident for 23-24. ओके, मुझे ऐसा लगता है मोस्ट एप्ट आंसर हियर इज दिस। यहाँ पे मैं ऐसा अज्यूम करी हूँ कि जब वो 25 अगस्त को इंडिया में आया है तो अनसर्टेन पीरियड के लिए आया है। दैट इज एन अजम्पशन, आई एम टेकिंग इट हियर, क्योंकि जब वो पर्सन PROI बनता है तो वो इंडिया में 3 पर्पस के लिए आएगा, तो ही मैं उसे रेसिडेंट मानूंगी। किस पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन, या फिर वो अनसर्टेन पीरियड के लिए आया हो। क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि वो पूरे साल इंडिया में रहा है बट एंड नथिंग इज गिवन अबाउट हिज टाइम ऑफ रिटर्निंग। सो दैट इज द रीजन मैं ईयर 23-24 में उसे क्या मान सकती हूँ, रेसिडेंट मान सकती हूँ। आर यू गेटिंग इट? नाउ कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, हाउ मच अमाउंट कैन कंपनी रेमिट आउटसाइड इंडिया? Permissible amount remitted to US company for obtaining consultancy without obtaining prior approval of RBI is 10 lakh per project. Okay, 1 लाख पर प्रोजेक्ट, 2 लाख पर प्रोजेक्ट और 20 लाख पर प्रोजेक्ट। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंसल्टेंसी हो तो 1 करोड़ और बाकी 10 लाख की लिमिट है। सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। Considering the provision of Foreign Exchange Management Act in respect of purchase of residential property by Mr. Rajat in USA, which of the following statement is correct? जो मिस्टर रजत ने यूएस में घर खरीदा है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? परचेज ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय मिस्टर रजत इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। देखो यहाँ पे तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से अगर कोई रेसिडेंट पर्सन का आउटसाइड इंडिया में असेट्स या लायबिलिटी चेंज हो तो वो कैपिटल ट्रांजेक्शन है, और अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है तो उसका इंडिया में कोई असेट या लायबिलिटी चेंज हो तो वो कैपिटल ट्रांजेक्शन है। और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में जनरली ट्रांजेक्शंस आते हैं आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले ट्रांजेक्शन, आपका ट्रैवलिंग, एजुकेशन, मेडिकल, ये खर्चे आते हैं करंट में। तो फर्स्ट तो गलत है कि ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन तो नहीं है। मिस्टर रजत हैज टू सेल हिज प्रॉपर्टी बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया परमानेंटली एज ही बिकम्स रेसिडेंट इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। ये भी गलत है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपको परमिट करता है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप जब नॉन रेसिडेंट हो तब आप एक्वायर करते हो, आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। परचेज ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज नाइदर ए कैपिटल ट्रांजेक्शन नॉर करंट ट्रांजेक्शन। यस, क्योंकि रजत जब फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीद रहा है, प्रॉपर्टी कब खरीदी थी, एक डेट दी हुई है हमें 27 अप्रैल 2022 को, और 22-23 में वो नॉन रेसिडेंट था। तो 27 अप्रैल 2022 को जब वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो नॉन रेसिडेंट था। तो अगर नॉन रेसिडेंट का आउटसाइड इंडिया ही असेट लायबिलिटी चेंज होता है तो उससे मैं कैपिटल ट्रांजेक्शन नहीं मानूंगी। इट इज नॉट ए कैपिटल ट्रांजेक्शन एज पर फेमा। सो हियर दिस इज ट्रू बिकॉज ये ना तो कैपिटल है ना ही करंट ट्रांजेक्शन है एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यहाँ पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मत घुसाना, तुम्हें लगेगा ये कैपिटल है, बट कैपिटल के लिए कंडीशन क्या है, नॉन रेसिडेंट पर्सन का इंडिया में असेट या लायबिलिटी चेंज हो। अगर उसका आउटसाइड इंडिया असेट लायबिलिटी चेंज हो रहा है तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं, अगर वो पर्सन ही नॉन रेसिडेंट और आउटसाइड इंडिया कुछ भी कर रहा हो, नो इश्यूज। Purchase of residential property by Mr. Rajat is a capital account transaction. No. So option C is correct in this case. चलिए, भावेश, यश and Chirag incorporated an LLP for doing business of trading of timber under the name Solid Lakkad LLP. Chirag shifted his residence from 12 Block C, Kamla Nagar, Agra to 808 Sector 1, Bodla, Agra on 16th November 2023. Chirag informed the firm about change of his address on 20th November. एलएलपी के पार्टनर का कोई भी डिटेल चेंज हो तो वो पार्टनर एलएलपी को इन्फॉर्म करता है, एलएलपी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करती है। सेंडिंग अ रिटर्न नोटिस, चिराग ने एलएलपी को इन्फॉर्म किया 20 नवंबर को। नाउ बाय विच डेट सॉलिड लक्कड़ एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ नोटिस विद रजिस्ट्रार। यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि एलएलपी को रजिस्ट्रार को कब इन्फॉर्म करना है। तो एलएलपी को इन्फॉर्म करना होता है विद इन 30 डेज ऑफ चेंज। जब भी ऐसा चेंज आएगा उससे 30 डेज में। so, चेंज कब आया था, देखो चेंज आया था 16 नवंबर को, और पार्टनर ने एलएलपी को कब इन्फॉर्म किया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इफ देयर इज एनी चेंज तो हमें चेंज से 30 डेज काउंट करने हैं।
तो 16 नवंबर से अगर हम 30 डेज काउंट करेंगे तो इट विल बी 16 दिसंबर 2023. लेट अस चेक इट आउट इफ वी हैव सच ऑप्शन ओवर देयर. Okay. So here 16th November 2023 will be the correct answer. And the last MCQ for us. Drug Software Company Incorporation, a company incorporated in Australia, matlab foreign company, proposed to establish a place of business at Mumbai. The list of director includes Mr. Arun is managing director, Mr. Ranveer is a director, Mr. Ramesh Malik is a director, Mr. Nawaz is a director. Miss Lavina has been appointed as a secretary of Drug Software Company. It is to be noted that Mr. Ramesh Malik and Mr. Nawaz, resident in India, are the persons who have been authorized by Drug Software Company to accept on behalf of company service of process, notices or other document required to be served on Drug Software Incorporation. Okay. Let us highlight the important information for us. अरुण कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर, रणवीर कौन है डायरेक्टर, रमेश कौन है डायरेक्टर, नवाज कौन है डायरेक्टर, लवीना कौन है सेक्रेटरी. अब यहाँ पे दो लोग इंडियंस हैं, कौन है, रमेश एंड नवाज आर रेसिडेंट इन इंडिया. हमें पता है कि हर एक फॉरेन कंपनी का एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होना चाहिए. ठीक है. सो हियर रमेश एंड नवाज आर रेसिडेंट इन इंडिया who are accepting on behalf of company service of process notices or other document required to be served on Drug Software Incorporation. In relation to company's establishment, you are required to enlighten the drug company incorporation with respect to whose a declaration will be required to be submitted to the registrar of companies by Drug Software Company for not being convicted or debarred from formation of companies in or outside India. Okay. हमें यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फाइल करना होता है. डिक्लेरेशन फाइल करना होता है किस चीज का, कि आपके जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो डायरेक्टर्स और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ना ही उनको ऐसी कोई पनिशमेंट मिली है जिसके तहत वो कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते. तो ये डिक्लेरेशन कौन फाइल करता है? दिस डिक्लेरेशन इज फाइल्ड बाय डायरेक्टर्स एंड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया. कौन है हमारे डायरेक्टर? अरुण. फिर कौन है? रणवीर. फिर कौन है? रमेश. और फिर कौन है? नवाज. ठीक है. अब रमेश और नवाज ही ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो मतलब हमें टोटल 4 लोगों के लिए डिक्लेरेशन देना है, अरुण, रणवीर, रमेश, नवाज. सेक्रेटरी के लिए ये डिक्लेरेशन नहीं होता है, इट इज ओनली फॉर डायरेक्टर्स एंड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव. तो लेट अस चेक आवर ऑप्शन. अरुण, रणवीर, रमेश मलिक, नवाज, लवीना. अरुण, रमेश मलिक, नवाज, लवीना, रमेश मलिक एंड नवाज, अरुण, रणवीर, रमेश मलिक एंड मिस्टर नवाज. ये चारों जो हैं, those four will be giving a declaration that is to be submitted to registrar that they are not convicted of any offense. Friends, let us start with the descriptive questions of our RTP. Starting from the Companies Act, Ram Private Limited is holding company of Lakshman Private Limited. As per last profit and loss account for year ending 31st March 2023 of Lakshman Private Limited, its turnover was 1.8 crore and paid up capital was 80 lakhs. Okay. So यहाँ पे राम is a holding company of Lakshman और लक्ष्मण का टर्नओवर 1.8 करोड़ है, पेड अप कैपिटल 80 लाख है. लक्ष्मण इज अ सब्सिडरी जिसका पेड अप कैपिटल 80 लाख है एंड टर्नओवर 1.8 करोड़ है. ओके. The board of directors wants to avail the status of a small company. The company secretary of company advised the directors that company cannot be categorized as a small. In the light of above facts and in accordance with provisions of Companies Act 2013, you are required to examine whether the contention of CS is correct, explaining relevant provisions of Act. So यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले स्मॉल कंपनी की लिमिट्स पता होनी चाहिए. बहुत बेसिक क्वेश्चन है. स्मॉल कंपनी की लिमिट्स बोलती है आपका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम, 4 करोड़ से कम या उतना, एंड आपका टर्नओवर 40 करोड़ जितना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, तो आप स्मॉल कंपनी है. बट उसमें एक्सेप्शंस भी चलते हैं कि अगर आप होल्डिंग सब्सिडरी है, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है, अगर आप स्पेशल एक्ट कंपनी है, स्पेशल एक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो आप स्मॉल कंपनी का स्टेटस अवेल नहीं कर सकते हैं. सिंस राम इज ए होल्डिंग ऑफ लक्ष्मण, तो लक्ष्मण एक सब्सिडरी कंपनी है, तो लक्ष्मण कंपनी जो है ये स्टेटस अवेल नहीं कर पाएगी ऑफ स्मॉल कंपनी. सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ऐसा हमने पढ़ा है. ठीक है. लेट मी शो यू द आंसर. ऐसी कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड ना करे और टर्नओवर 40 करोड़ से एक्सीड ना करे. फर्दर इट इज नॉट एप्लीकेबल टू होल्डिंग सब्सिडरी, सेक्शन 8 एंड कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लक्ष्मण जो है नॉट बी कैटेगराइज्ड एज ए स्मॉल बिकॉज इट इज सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, क्योंकि ये क्या है, दूसरी कंपनी की सब्सिडरी है. ठीक है. नाउ Prakash and some of his friends are members of Focus Limited, a company with paid up share capital of rupees 1 crore. They all intend to propose a resolution at the forthcoming general meeting of company, which is going to be held in CP, New Delhi. That is the place where registered office of Focus Limited is situated. Okay. Prakash and some of friends of Focus, जिसकी पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है, वो एक रेजोल्यूशन पास करवाना चाह रहे हैं आने वाली जनरल मीटिंग में. तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है? काइंडली प्रोवाइड गाइडेंस टू प्रकाश एंड हिज फ्रेंड्स ऑन रिक्विजिट मिनिमम पेड अप कैपिटल दे शुड होल्ड टू इनिशिएट मेंबर्स रेजोल्यूशन. अगर मेंबर्स का रेजोल्यूशन उन्हें डिस्कस करवाना है मीटिंग में, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? सो मिनिमम पेड अप कैपिटल शुड बी 1/10.
सो यहाँ पे अगर 1 करोड़ है तो मिनिमम उनके पास 10 लाख की पेड अप कैपिटल होनी चाहिए फॉर सर्कुलेटिंग देयर रेजोल्यूशन। ठीक है, इतनी कैपिटल होगी तो ही वो सर्कुलेट कर पाएंगे। What are the other requirements that Prakash and his friends need to keep in mind for moving a member's resolution? और क्या चीजें हैं? इफ यू रिमेंबर तो मेंबर्स रेजोल्यूशन साइन होना चाहिए या आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे डिपॉजिट करोगे। एज वेल एज फर्दर, अगर आपकी मीटिंग का जो रेजोल्यूशन है वो ऐसा है जो नोटिस देना पड़ेगा जिसके लिए सबको, तो 6 हफ्ते पहले आपको रेजोल्यूशन फाइल करना है। नोटिस ना देना पड़े तो 2 वीक पहले भी फाइल कर सकते हो। कंपनी का जितना भी खर्चा होगा वो आपको रिएम्बर्स करना पड़ेगा या फिर आपको अनकंडीशनल प्रॉमिस देना पड़ेगा कंपनी को। सो ये एक सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है इन आवर आरटीपी। So here is your provision. In case of a company having share capital, such number of members who hold minimum 1/10 of paid up capital carries a right of voting shall be eligible to make a requisition. जिनके पास 1/10 कैपिटल हो वो लोग यहाँ पे सर्कुलेट करवा सकते हैं रेजोल्यूशन को। क्या करना होता है? तो 2 और मोर कॉपीज आर रिक्वायर्ड टू कंटेन सिग्नेचर ऑफ रिक्विजिशनिस्ट। ये डिपॉजिट करनी होगी एट सीपी जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। अगर ये रेजोल्यूशन जो ऐसा है जिसके लिए नोटिस देना पड़ेगा तो कम से कम 6 हफ्ते पहले आपको ये सबमिट करना होगा। In case of other resolution, same is to be deposited not less than 2 weeks before the meeting. और जो भी खर्चा होता है कंपनी का, a sum reasonably sufficient to meet expense to be incurred by Focus in giving effect to proposing resolution shall be deposited by Prakash and his friends along with requisition. खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सो a direct question we have discussed. Now the next question, ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार देखा होगा इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड। PQR Private Limited operates as manufacturing company generating a turnover of 150 crores and holds an outstanding loan of 75 crore from a public financial institution solely in the previous financial year with a total loan availed of 110 crore, but rupees 35 crores were repaid during the same year. PQR प्राइवेट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका टर्नओवर 150 करोड़ है। आउटस्टैंडिंग लोन ईयर एंडिंग पे 75 करोड़ है, बट टोटल लोन 110 था जिसमें से 35 ये पे कर चुके। मतलब ड्यूरिंग द ईयर उनका लोन 100 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। The company's board has delegated the authority to CEO to designate internal auditors to conduct internal audit. However, CEO believes that company is not legally obligated to have internal auditor. Analyze the accuracy of CEO's perspective by referring to the provisions outlined in Companies Act 2013. What would be your response if board of directors wanted to appoint Mr. Nagendra, an ex-employee who is a qualified chartered accountant, as an internal auditor? Okay, let me discuss step by step this question to you. सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए लिमिट्स। प्राइवेट कंपनी में 2 लिमिट्स अप्लाई करती है। लोन्स एंड बोरिंग्स, अगर आपकी ड्यूरिंग द ईयर 100 करोड़ से ज्यादा हो जाए या फिर आपका टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा हो जाए। लोन्स एंड बोरिंग्स में ऐसा लिखा होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कभी भी अगर वो 100 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। अब यहाँ पे अपने को क्लियरली बोला है कि भाई 110 करोड़ के थे जिसमें से 35 रिपे किए, मतलब आपके लोन्स बोरिंग 100 करोड़ पार कर चुके थे, तो आपको इंटरनल ऑडिटर तो अपॉइंट करना पड़ेगा। सो सीईओ का कहना तो गलत है। सीईओ को ये लग रहा है कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये तो गलत है। दूसरा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि डायरेक्टर्स एक्स एम्प्लॉय को ही इंटरनल ऑडिटर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोविजन ऐसा बोलता है कि आपका इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो एक्स एम्प्लॉय को अगर आप इंटरनल ऑडिटर बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता ना तो हम इसे परमिट नहीं करते कि भाई आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं अपॉइंट कर सकते, बट एम्प्लॉय को आप इंटरनल ऑडिटर की तरह तो अपॉइंट कर सकते हो। सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट शोइंग यू द आंसर बिकॉज सिमिलर थिंग्स वी हैव स्टडीड। हमारी जो बुक है रिवीजन और परफेक्ट प्रैक्टिस, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। The next one is again a question which has been repeatedly asked on and off. The government of Tamil Nadu and Andhra Pradesh collectively hold 60% of equity capital of Orange. दो स्टेट की गवर्नमेंट 60% कैपिटल होल्ड करिए, मतलब ऑरेंज लिमिटेड इज ए गवर्नमेंट कंपनी। अगर आपकी 51% कैपिटल गवर्नमेंट के पास है तो आप गवर्नमेंट कंपनी हो। The audited financial statements of Orange Limited for financial year 22-23 were presented at its annual general meeting convened on 17th August 2023. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम में प्रेजेंट किए गए 17 अगस्त को। However, pending the comments of Controller Auditor General of India on the said accounts, the meeting was adjourned without adoption of accounts. मीटिंग एडजर्न हो गई क्योंकि सीएजी के कमेंट्स नहीं आए थे। Therefore, the company didn't file its financial statement with registrar. Okay. एजीएम जो है वो एडजर्न हो गई और कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए रजिस्ट्रार के पास। Afterwards, on receipt of CAG comments on accounts, the adjourned annual general meeting was held on 20th September 2023, whereat the accounts were adopted. Thereafter, Orange Limited filed its financial statement relevant to financial year 22-23 with the registrar of companies on 29th September 2023. Okay. क्या हो रहा है देखो, पहली एजीएम हुई थी 17 अगस्त को जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए। दूसरी बार 20 सितंबर को एजीएम हुई है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने 29 सितंबर को ही फाइल कर दिए।
ठीक है। Examine with reference to applicable provision of Companies Act 2013 whether Orange Limited has complied with statutory requirement regarding filing of accounts. अब दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि भले तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हो कि ना हो एजीएम में, भले तुम्हारी एजीएम एडजन हो, तुमको 30 दिन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने होते हैं। मतलब यहाँ पे ऑरेंज लिमिटेड को एक बार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 16 सितंबर को फाइल कर देने चाहिए, तो 16 सितंबर तक, और रजिस्ट्रार को बोल देना चाहिए था ये प्रोविजनल है, ये अडॉप्टेड नहीं हुए। फिर जब वापस एजीएम होती, वापस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट होते, तो वापस आपको 30 डेज में अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने होते हैं। तो ये काम तो बराबर हुआ कि आपने एडजर्न मीटिंग के बाद वापस अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 डेज में फाइल कर दिए। पर यहाँ पे कंपनी ने ये वाली मिस्टेक की है कि जो उनकी एक्चुअल एजीएम हुई थी, जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट नहीं हुए थे, उसमें जो 30 डेज में फाइलिंग करनी थी वो तो की ही नहीं, तो ये हो गई गड़बड़। चलिए, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Knopp Limited, since its incorporation in 2002, is engaged in production of premium quality glass bottles. According to financial results of company on 31st March 2023, net worth was 90 crore, okay, and turnover was 510 crore, okay. The company proposed to accept deposits on 1st Feb 2024, which would be due for repayment on 30th September 2028. कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने का सोच रही है कब? 1 फरवरी 2024 को, जो 30 सितंबर 2028 को रिपे होगी। मतलब गड़बड़ है, देखो, आप मैक्सिमम 3 साल के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब 2027 फर्स्ट फेब तक। आप 30 सितंबर 2028 के लिए एक्सेप्ट करना चाह रही हो तो गलत है। किससे एक्सेप्ट करो डिपॉजिट? पब्लिक से, फॉर एक्सपांशन एंड रीडेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ कंपनी। Furthermore, the company has accepted a loan of 1.5 crore from Mr. P. Kishore, director, and the loan was to be repaid after 24 months. Company in its books of accounts record the receipt of loan under non-current liabilities. At the time of advancing loan, P. Kishore affirms in writing, मतलब वो भरोसा दे रहा है written form में, that such amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting loans or deposits from others, and complete details of loan transaction is furnished in board's report. Okay, दो इन्फॉर्मेशन है। पी किशोर से 1.5 करोड़ लिया, जिसका हमने रिटर्न फॉर्म में एक अफर्मेशन भी मांगा है। वो दे रहा है अफर्मेशन कि ये पैसा वो कहीं और से नहीं लाया है, कहीं और से बोरो करके नहीं लाया, ये पैसा उसका खुद का है, और इस लोन की डिटेल हमने बोर्ड रिपोर्ट में भी प्रोवाइड कर दी। तो ये डिपॉजिट का एक एक्सेप्शन है कि अगर आप डायरेक्टर से पैसा लेते हो और उससे इस तरह का अफर्मेशन ले लेते हो, डिक्लेरेशन ले लेते हो, तो वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं मानी जाएगी। ठीक बात है, अंडरस्टैंडिंग दिस? नाउ, ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेदर कंपनी वाज एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि या तो आपका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर आपका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो। अब यहाँ पे नेटवर्थ थी दोस्तों 90 करोड़ की, और टर्नओवर था 510 करोड़ का, मतलब टर्नओवर की लिमिट इज फुलफिल्ड, सो द कंपनी इज एलिजिबल कंपनी। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड द टेन्योर फॉर विच डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड। अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, क्रेडिट रेटिंग्स लेनी होगी, सर्कुलर इशू करना होगा, रजिस्ट्रार को फाइल करना होगा, तो ये क्राइटेरिया है। टेन्योर क्या है? तो मैक्सिमम 36 मंथ्स होता है, मिनिमम 6 मंथ्स होता है। Whether the tenure decided by company was in accordance with provisions of Companies Act, क्या कंपनी ने जो टेन्योर डिसाइड किया वो बराबर था? तो देखो, कंपनी जो टेन्योर डिसाइड करी 1 फरवरी 2023 से 24 से 30 सितंबर 2028 तक, तो ये तो कितना हो गया है? 4 साल से भी ज्यादा नहीं चलेगा, मैक्सिमम 3 इयर्स। सो ये तो अकॉर्डेंस में नहीं था। With reference to the loan advanced by Mr. P. Kishore to company, state whether the same is to be classified as a deposit or not. पी किशोर ने जो लोन दिया है कंपनी को, वो डिपॉजिट है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि पी किशोर से हम डिक्लेरेशन ले रहे हैं एज वेल एज उसको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो नोट डिपॉजिट। चलिए, लेट मी टेक यू टू द आंसर। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, मिनिमम आपका नेटवर्थ 100 करोड़ या फिर टर्नओवर 500 करोड़ हो, आप पब्लिक कंपनी हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ये रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार को फाइल करना होगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चलेगा अगर आपकी लिमिट्स क्रॉस नहीं हो रही है। लिमिट से आपकी करंट बोरोइंग प्लस प्रपोज बोरोइंग shall be less than equal to your aggregate of paid up capital, free reserves and security premium. अगर आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चलेगा। अब यहाँ पे 510 करोड़ था टर्नओवर, मतलब ये कंपनी एलिजिबल है। टेन्योर के लिए मैक्सिमम कितना है आपका? मिनिमम है 6 मंथ्स, 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए आपका डिपॉजिट, और मैक्सिमम है 36 मंथ्स। तो आपने जो ये टेन्योर सोचा है ये सही नहीं है, इट इज नॉट वैलिड। देखो लिखा है नॉट वैलिड, क्योंकि 36 मंथ्स एक्सीड हो रहा है। नाउ अगर हम डायरेक्टर से लिए हुए लोन की बात करें, तो डायरेक्टर से लोन लेते वक्त अगर हम डिक्लेरेशन लेते हैं, डायरेक्टर फर्निशेस at the time of giving money a written declaration that amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting loans or deposits from others, the company shall disclose details of money so accepted in board report.
अगर आप डिक्लेरेशन ले लेते हैं और बोर्ड रिपोर्ट में लिख लेते हैं तो आपको वो अमाउंट को डिपॉजिट कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड दिस? चलिए, now let us move to the next question in the line. Fine publishers registered in Tokyo began operating in India during the financial year 2009. Company has duly submitted all necessary documents to registrar within specified due date. Okay. जब भी कोई फॉरेन कंपनी शुरू होती है तो आपको फॉर्म FC1 फाइल करना होता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली, जिसमें डायरेक्टर्स की डिटेल, सेक्रेटरी की डिटेल और बेसिक डिटेल्स अबाउट कंपनी होती है। On 1st March 2023, Fine Publisher has shifted its principal office in Tokyo. अब इन्होंने प्रिंसिपल ऑफिस को शिफ्ट किया है, जो टोक्यो में इनका ऑफिस है वो। Is Fine Publishers required to undertake any steps due to change in address of principal office? Yes, क्योंकि आप प्रिंसिपल ऑफिस का जो एड्रेस है वो आप रजिस्ट्रार को फाइल करते हैं इन फॉर्म FC1, और प्रोविजन बोलता है कि FC1 में दी हुई इंफॉर्मेशन अगर चेंज होती है तो वो चेंज के बारे में आपको फॉर्म FC2 में फाइल करना होता है इन 30 डेज। सो यस, यहाँ पे आप ऑफिस जो शिफ्ट कर रहे हो टोक्यो ऑफिस को 1 मार्च 2023 को, तो उसको आप 30 डेज में इन्फॉर्म कर दोगे, मतलब 31 मार्च 2023 तक आपको इन्फॉर्म कर देना है रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म FC2। Since it is a newly added topic, let me show you the answer of this. Where any alteration is made or occurs in documents delivered to registrar. Registrar को आप कोई भी डॉक्यूमेंट देते हैं उसमें कोई ऑल्ट्रेशन हो तो फॉरेन कंपनी शेल विद इन 30 डेज ऑफ ऑल्ट्रेशन डिलीवर टू रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन अ रिटर्न कंटेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल्ट्रेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। मतलब आपको फॉर्म FC2 30 डेज में फाइल करना रहेगा। तो यहाँ पे यस, फाइन पब्लिशर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टू रजिस्ट्रार न्यू एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ ऑल्ट्रेशन, दैट इज बाई 31st मार्च। आपको ये फाइल कर देना है किसमें, इन फॉर्म FC2। ओके, गॉट इट? अ वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। Mohit is a creditor of ABC LLP. He has a claim of rupees 10 lakh against the LLP. However, the assets of LLP are valued at only 7 lakh. क्रेडिटर है 10 लाख का, LLP के पास 7 लाख तक के ही असेट्स हैं। Now Mohit seeks to hold the partners of LLP personally accountable for the shortfall of 3 lakh. अब भाई ये पार्टनरशिप थोड़ी ना है कि आप जो भी पार्टनर्स है उनको स्यू कर दोगे। LLP के पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो इन केस LLP के पास सफिशिएंट असेट्स ना भी हो तो क्रेडिटर पार्टनर्स को स्यू नहीं कर सकते। अंडर प्रोविजन ऑफ LLP एक्ट कैन मोहित डिमांड फॉर डेफिसिट फ्रॉम पार्टनर्स? द आंसर वुड बी नो। यहाँ पे आपको प्रोविजन में लिखना पड़ेगा दैट पार्टनर्स ऑफ LLP आर हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, उतनी ही वो लायबल है। LLP अपने एक ऑब्लिगेशंस के लिए LLP इज लायबल, मतलब LLP के असेट से वो ऑब्लिगेशन पे होगा। क्रेडिटर्स पार्टनर्स को स्यू नहीं कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे फैक्ट्स एंड देन कंक्लूजन दैट डेफिसिट कैन नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम द पार्टनर, क्योंकि पार्टनर्स आर हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी, सो डेफिसिट यहाँ पे आप पार्टनर से डिमांड नहीं कर सकते। LLP is a body corporate incorporated under LLP Act 2008 and it is a separate legal entity from partners. So LLP will be liable for full extent of assets, but liability of partners will be limited. Creditors of LLP shall be creditors of LLP alone. LLP के creditors LLP के ही माने जाएंगे और किसी के नहीं। In other words, creditors of LLP cannot claim from partners. So the liability of partners will be limited to their agreed contribution. जितना contribution है उतनी ही उनकी liability है। Hence, creditors of ABC LLP are creditors of ABC LLP only. Partners of LLP are not personally liable towards creditors. So the Mohit cannot claim deficiency of 3 lakh from partners. So यहाँ पे आप deficiency claim नहीं कर पाएंगे। I hope you are understanding it. अगर आप अच्छे से रिवाइज कर ले तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, और आपको पता होना चाहिए न्यू एडेड चैप्टर्स का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे आने वाले एग्जाम में। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो यू कैन रेफर आवर परफेक्ट रिवीजन ऑल्सो, जहाँ पे सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समराइज फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। द जनरल क्लॉजेस एक्ट GCA अदर लॉ हमारा शुरू हो गया है। पहला सवाल, Yogvir Singh has a mango orchard at Manchanga village, Bilaspur. The orchid has more than 100 mango trees. Yogvir Singh has sold orchid along with the mango trees. Explain in lights of provision of GCA whether the sale of trees will be considered as sale of immovable property. इसके लिए तुमको immovable property की definition पता होनी चाहिए। Land, benefits arising out of lands, things attached to the earth, and things permanently fastened to the things attached to the earth. ये सब आते हैं आपके immovable property में। अब यहाँ पे अगर हम मैंगो ट्रीज की बात करें तो मैंगो ट्रीज आर अटैच टू अर्थ एज वेल एज बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो जब आप जमीन को ट्रीज के साथ बेच देते हो तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सिमिलर क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन परफेक्ट प्रैक्टिस आल्सो। ऐसे 2-3 सवाल थे जो हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने वहां पे डिस्कस किए थे। सो हियर इट इज कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप मैंगो तोड़ देते हो और फिर उसको बेचते हो तो वो मूवेबल है, पर आप जमीन को मैंगो ट्रीज के साथ बेच रहे हो तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है। What does the principle of reading the statute as a whole imply in interpretation of statute? Explain with the help of an example. हमें statute as a whole पढ़ना होगा तभी हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी।
क्यों? क्योंकि हमें सारे स्टैट्यूट्स के जितने भी प्रोविजन है वो हार्मोनियसली पढ़ने होंगे। हार्मोनियसली मतलब वो कॉन्फ्लिक्टिंग ना रहे, इस तरह से पढ़ने होंगे। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि स्टैट्यूट में एक वर्ड जो है वो जनरली दिया हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, वर्ड्स ऑफ सिमिलर इंपोर्ट मतलब सेम तरह का वर्ड उसको दूसरी जगह देखना है और दूसरी जगह के हिसाब से हम मीनिंग निकालेंगे। आई नो तुम कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम ने क्या बोल दिया। लेट मी क्लैरिफाई दिस फॉर यू। कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा है एक जगह कंपनी शेल सेंड अ नोटिस, ठीक है? और एक जगह ऐसा लिखा है कंपनी शेल गिव अ रिटन नोटिस। अब देखो जब यहाँ पे नोटिस शब्द लिखा है कंपनीज एक्ट में तो मैं कंफ्यूज हो गई कि भाई रिटन भेजू, ओरल भेजू, कॉल करके भेजू कि चिट्ठी भेजू, तो मुझे नहीं समझ आया। पर अगर मैं पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ूंगी तो मुझे नोटिस शब्द बहुत सारी जगह मिलेगा। अब जब वो शब्द मुझे दूसरी जगह मिलेगा और वहां पे उसकी क्वालिफिकेशन दिखाई होगी तो मैं सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी अप्लाई कर दूंगी। When words are neutrally given in a statute, then words of similar import shall be read elsewhere in the statute so as to find the qualifications applicable on the term. अगर कोई qualifications है उस पे applicable तो वो हमें पता चले, वो तब पता चलेगी जब तुम पूरा statute पढ़ोगे। अगर तुम पूरा पढ़ ही नहीं रहे तो कैसे पता चलेगा कि ये written की बात थी, oral की बात थी? आ रही है बात समझ? So here you have to go for the things। आपको ये लिखना होगा कि आप bits and pieces में statute को नहीं पढ़ सकते हैं। statute के हर part को हमें harmoniously पढ़ना होगा। तो जनरली ऐसा हो सकता है स्टैट्यूट में सेम मीनिंग के एनालॉगस मीनिंग के वर्ड्स दिए हों, एक जगह उनकी क्वालिफिकेशन दी हो, एक जगह ना दी हो, तो जहां पे क्वालिफिकेशन दी है वो सब जगह एप्लीकेबल होगी। सो दैट इज हाउ स्टैट्यूट शुड बी इंटरप्रेटेड एंड रेड एज अ होल। सो क्या क्या चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए? सो हियर इन योर आंसर you shall be writing that the statute must be read as a whole in order to ascertain true meaning of several clauses, and words of each clause should be so interpreted to bring them into harmony. If that interpretation does no violence to the meaning, अगर उस इंटरप्रिटेशन से कुछ गलत नहीं होता है तो आपको हार्मोनियसली पढ़ना चाहिए। तो ये सेम रूल अप्लाई करता है स्टैट्यूट पे भी। वन ऑफ सेफेस्ट गाइड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वीपिंग जनरल वर्ड्स इज टू एग्जामिन अदर वर्ड्स ऑफ लाइक इंपोर्ट इन सेम इनैक्टमेंट। मतलब अगर जनरल वर्ड्स हैं तो आप सेम तरह के वर्ड्स उसी इनैक्टमेंट में ढूंढो, ठीक है? ताकि आपको ये पता चले कि क्या लिमिटेशंस उन पे इम्पोज्ड है। If we find that a number of expressions have to be subjected to limitations and qualifications, and that such limitations and qualifications are of same nature, that circumstance form a strong argument for subjecting the expression in dispute to a similar limitation. अगर आपको उस तरह के काफी सारे वर्ड्स मिलते हैं पूरे इनैक्टमेंट में और वहां पे कोई लिमिटेशन एप्लीकेबल है तो आप वो लिमिटेशन इस वर्ड पे भी अप्लाई कर पाओगे जो जनरल लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, इफ वन सेक्शन ऑफ एक्ट रिक्वायर्स नोटिस शुड बी गिवन देन a verbal notice can also be sufficient. But if another section provides that notice should be served on the person or left with him or in a particular manner or place, then it is obvious that ये written notice की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये चीज बताई जा रही कि कहीं पे जनरल चीजें लिखी हो और अगर हमें स्पेसिफिक के बारे में पता ना हो तो आप पूरा पढ़ो तो आपको वो स्पेसिफिक चीजें पता चलेगी। And here we are done, almost done with this RTP. There is just one more question left with us, that is of your Foreign Exchange Management Act. Mr. Shivesh, an Indian national, desired to obtain foreign exchange for following purpose: रेमिटेंस ऑफ $50,000 आउट ऑफ विनिंग्स ऑन लॉटरी टिकट। देखो बच्चों ये है एकदम प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन। मतलब लॉटरी टिकट्स के लिए तुमको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली लिखेंगे कि रेमिटेंस फॉर विनिंग ऑफ फॉरेन ऑफ लॉटरी टिकट्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सो मिस्टर सिवेश कैन नॉट अवेल फॉरेन एक्सचेंज फॉर दिस पर्पस। $1 लाख फॉर सेंडिंग ए कल्चरल ट्रूप ऑन ए टूर ऑफ यूएसए। अगर आप कल्चरल टूर ले जाना चाह रहे हैं यूएस में, उसके लिए आपको 1 लाख चाहिए तो आप ले सकते हैं 1 लाख, बट आपको परमिशन लानी होगी किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। अगर आप उनकी परमिशन ले आते हैं तो आपको हम 1 लाख तक का फॉरेन एक्सचेंज दे सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, एडवाइस हिम वेदर ही कैन गेट फॉरेन एक्सचेंज एंड इफ सो अंडर व्हाट कंडीशंस। सो बेसिकली फर्स्ट पर्पस के लिए तो नो फॉरेन एक्सचेंज, बट सेकंड पर्पस के लिए कितना मिल सकता है, 1 लाख जितना, बट उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की परमिशन लगेगी। ठीक है, ये सारी टेबल्स बहुत अच्छे फॉर्म में दी हुई है इन आवर परफेक्ट रिवीजन बुक टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। इसी के बेसिस पे आपको फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम फॉरेन एक्सचेंज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग इज प्रोहिबिटेड एज सेम इज इंक्लूडेड इन फर्स्ट शेड्यूल टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स 2000। हेंस मिस्टर शिवेश के नॉट विड्रॉ, इसके लिए तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। अब हम दूसरा बात करें, फॉरेन एक्सचेंज फॉर मीटिंग एक्सपेंस ऑफ कल्चरल टूर कैन बी विड्रॉन बाय एनी पर्सन आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर as prescribed in second schedule to foreign exchange management rules 2000. Hence, Mr. Shivesh can withdraw the foreign exchange after obtaining such permission. आप अगर कल्चरल टूर ले जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी होगी। वो परमिशन आप ले लेते हैं तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगा। सो इस केस में फॉरेन एक्सचेंज अलाउड है, बट सब्जेक्ट टू द परमिशन गिवन बाय कौन? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड आई होप यू अंडरस्टूड एंटायर आरटीपी वेल। आपको अच्छे से समझ आया होगा और क्या एड ऑन्स है, क्या स्पेसिफिक चीजें हैं जो ध्यान रखने जैसी, जो हमारे न्यूली एडेड टॉपिक है
होप यू आर फोकसिंग देम वेल, आप उन्हें अच्छे से फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा चीज़ें पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। एंड मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग योर न्यू चैप्टर्स thoroughly, doing all the illustrations well and remembering small details from the chapters. All the best, my dear friends.